स्वागत है सभी का इस वीडियो में। मैं एक नया सीरीज यानी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं वेब डेवलपमेंट के लिए। और वेब डेवलपमेंट में भी मैं आपको इसमें गाइड करूंगा ASP.NET पर। जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लें बैकग्राउंड के बारे में कि जैसे .NET क्यों आया। इसके पहले ASP था तो .NET लगा। तो आप पीछे के सिलेबस में पढ़े होंगे .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क क्या है और क्यों लाना पड़ा, ये आपका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आप जान चुके हैं। एक्चुअली में क्या था कि जब बिना .NET फ्रेमवर्क के जितने भी लैंग्वेज आए विजुअल स्टूडियो में, तो उन सारे की लाइब्रेरी अलग होती थी। लाइब्रेरी के साथ साथ उसका डेटा टाइप अलग होता था। तो यानी एक साथ स्टूडियो में जब सारे को बाइंड किया गया तो बाइंडिंग में जितने भी लैंग्वेज जोड़े गए उन सारे लैंग्वेज के अनुसार डेटा टाइप और उसकी लाइब्रेरी, ये सारा कुछ अलग अलग आकर के स्टोर हुआ, यानी स्पेस ज्यादा हो गया। दूसरी बात जो कि मेन है कि पहले यानी कि .NET फ्रेमवर्क के पहले जो लैंग्वेज यूज होता था, इसमें एक के कोड को दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बैठाने में बहुत परेशानी होती थी, यानी कि कंपैटिबिलिटी का इशू था। तो यहां पर .NET फ्रेमवर्क के साथ एक कंसेप्ट डाला गया इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक लैंग्वेज का कोड हम दूसरे लैंग्वेज में भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ASP.NET जब आया, इसके पहले प्लेन ASP चला करता था, जिसको कि हम लोग क्लासिक ASP के नाम से भी जानते हैं। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस फुल फॉर्म इसका। तो जब ये ASP आया तो उस समय जो डेटाबेस से बाइंडिंग की बात होती थी, डेटाबेस से कनेक्टिविटी की बात होती थी, वो एक टू टफ वर्क होता था। उसमें हमको यूज करना पड़ता था जावा स्क्रिप्ट के कोड को, VB स्क्रिप्ट के कोड को इंटरनली यूज करते थे। लेकिन जहां से .NET का कंसेप्ट आया ASP के साथ, तो ये क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। जस्ट आपको मैं पीछे अभी बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। तो यानी कि जितने भी लैंग्वेज स्टूडियो में हैं उन सारे लैंग्वेज को हम इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो जब ASP आया तो ASP आप .NET पर ही आते हैं। यदि कि ASP.NET आया तो ये हमको फैसिलिटी दे दिया कि जो कोड हमारा 2 पेज में होता था, ये एक पैराग्राफ में कराने की कैपेसिटी रखता है। यानी कोड बहुत ही छोटा होगा और आपका काम उतना ही होगा जो आपको 2 पेज में हुआ करता था। तो देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है कि जब भी कोई वेब डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ HTML होगा। तो HTML होगा तो बेसिक जो पहले वाला HTML है वो बना हुआ था HTML में। इसके बाद जब .NET की बात आई तो HTML को भी कन्वर्ट कर लिया गया XHTML में। यानी HTML तो रहा लेकिन उसका एक्सटेंडेड मोड आ गया, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आ गया और ये बना है XML में। यानी कोड जो है HTML का वो सारा XHTML में यूजेबल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है, कुछ डिफरेंसेस है। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाएगा, यूज करने में क्लोजिंग टैग, ऑफ टैग जो देते हैं, ऑफ टैग में डिफरेंस होगा। तो उसके बारे में भी बीच में हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको HTML का होना चाहिए, थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का होना चाहिए नॉलेज, तो आप आसानी से ASP
पढ़ सकते हैं। एएसपी में कोई वास्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एएसपी का फर्स्ट वर्जन जो आया यानी कि 1.0, तो 1.0 आपको आया कब? 2002 में, क्योंकि डॉटनेट ही तो आया 2000 में। तो जब ASP.NET आया तो ASP.NEट आया कब? 2002 में। पहला वर्जन इसका जो लॉन्च किया मार्केट में जो आया 1.0, तो ये आया था 2002 में। इसके बाद जस्ट 2003 में इसका ये वर्जन अपडेट किया और 1.1 लेकर के आया। फिर 2005 में 2.0 लेकर के आया। देन आप उसके बाद वर्जन आप देख ही रहे हैं, लगातार अपडेट हो रहा है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा काम कर सके, छोटे से लाइन ऑफ कोड से एक बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकें। ये सारी चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट होते जा रहा है। तो अब बात आती है कि एएसपी को हम यूज करें और यदि नहीं करें, तो यानी कि हमको बेनिफिट्स पता चले तब तो हम एएसपी को यूज करें। तो नॉर्मली यदि हम HTML से करते हैं, कोई भी वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हमको यूज करना होगा जहां भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की बात होगी, किसी भी तरह के कैलकुलेशन की बात होगी, किसी तरह के लूप चलाने की बात होगी, तो HTML वहां पर काम नहीं करेगा, और नहीं XHTML में डायरेक्ट ये फैसिलिटी है। इसके लिए हमको किसी न किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। हम लोग इधर जावास्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, VB स्क्रिप्ट तो चूंकि बहुत पुराना हो गया तो बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, उसके बाद ही जाकर के ये काम करता है। तो जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी की बात आती है तो अक्सर परेशानी होती है। तो जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो किसी भी तरह का यदि वेब पेज हम देंगे तो हम ये हर हमेशा हमको ये चिंता बनी रहेगी कि यदि कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, डेटा सही सही ट्रांसफर नहीं हो, सही सही रिट्रीव नहीं हो, तो यहां पर ये परेशानी होगी। तो इससे बचने के लिए ASP.NET के अंदर ये सारी फैसिलिटी एक साथ इंक्लूड कर दी गई, यानी यहां पर आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये भी ADO.NET के कंसेप्ट को फॉलो करता है, जो कि ADO.NET आप पढ़ चुके हैं VB.NET के साथ, या आप C#.NET के साथ आप पढ़ चुके हैं ADO.NET के कंसेप्ट को, तो उसको इंप्लीमेंट करने में यहां पर आसानी हो जाती है। तो नॉर्मली यदि हम मोटा मोटी तौर पर इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शनलिटी है, ऑपरेशन की जो फंक्शनलिटी ASP में दिया हुआ है, ये ज्यादा आसान है। सबसे पहला एडवांटेज तो इसका ये हो जाता है। सेकंड यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है ये क्या हो, फास्टर होगा, ये ज्यादा स्पीड हो जाता है, स्पीड इसका बढ़ जाता है, फास्टर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रैश प्रोटेक्शन या मेमोरी लीक, इस दोनों से निजात मिल जाता है। मेमोरी का जो वैल्यू है वो सही सही आपके डेटाबेस तक पहुंचना, वेरिएबल से रिलेटेड कोई इशू नहीं आना, ये सारी फैसिलिटी इसके साथ आ जाती है। और उसके साथ ही साथ हमको इसको जब वेब पर डालना है, होस्टिंग करनी है, तो उस समय भी ये आसान है, क्योंकि सीधा हम कट पेस्ट करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। पहले हमको इसके लिए एक फाइल का यूज करना पड़ता, जब ASP नहीं था .NET, तो उस समय REGSVR32 उसको यूज करना पड़ता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इसको जब हम अपलोड करेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, होस्टिंग के लिए भी, यानी होस्ट करने में भी आसान होगा। तो ये, और इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको गौर करने की बात है कि ये मल्टीलिंगुअल है, जो मेन चीज है मल्टीलिंगुअल है। तो ये इससे हमको फैसिलिटी क्या मिलेगी कि देखिए, हर एक लैंग्वेज का हर एक पोर्शन बेटर नहीं होता है। तो जब हर एक लैंग्वेज का हर एक पोर्शन बेटर नहीं होगा तो उसका कुछ खास खास पोर्शन ही बेटर होता होगा। तो यहां पर हमको यह फैसिलिटी मिल जाता है कि जिस लैंग्वेज को हम लेना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज को उठाना चाहते हैं, या किसी लैंग्वेज के किसी खास पोर्शन को यूज करना चाहते हैं, तो इसकी फैसिलिटी हमको ये प्रोवाइड करता है।
इसके साथ ही साथ हमको यह फैसिलिटी देता है कि मास्टर पेज की। मास्टर पेज क्या है? तो जैसे आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनता है, मास्टर स्लाइड, यानी वो स्लाइड जो कि हर एक स्लाइड के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक आ जाए, हम उसको सिर्फ कॉल करें, जो भी वहां दिया रहे वो आ जाए। उसी तरीके से यहां भी हम लोग बनाते हैं मास्टर पेज। तो मास्टर पेज का काम हो गया कि जैसे किसी कंपनी के लिए यदि बनाएंगे तो कंपनी का लोगो टॉप में होगा, बॉटम में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, तो हर एक पेज पर जाकर के आपको बार बार ये चीज पेस्ट करना पड़ता था। तो अब इसमें ये फैसिलिटी इसके साथ जोड़ दिया कि आपको ये पलटने की आवश्यकता या बार बार जाकर के कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मास्टर पेज में बनाइए और मास्टर पेज को इंप्लीमेंट कर दीजिए, इंपोर्ट कर दीजिए और वही सारे पेज पर ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। तो ये आपको फैसिलिटी एक मेन जोड़ा किसका? मास्टर पेज का। इसके साथ ही साथ आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने वेबसाइट को पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी आप अपने अनुसार उसको बदल सकते हैं कि कहां क्या होना चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब भी वेबसाइट कोई आप ओपन कीजिएगा तो इंडिया में खोलिएगा तो यहां के अनुसार सारा चीज आ जाता है। यदि आप इंडिया से बाहर जाते हैं, वहां ओपन करते हैं तो उसके अनुसार सारा चीज दिखाने लगता है। तो ये चीज, इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइजेशन, कि जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आप उसको ओपन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइजेशन। इसके बाद इसमें फैसिलिटी और दिया कि थीम्स और स्कीम्स आप बढ़िया इसके साथ लगा सकते हैं, बेटर थीम्स दे सकते हैं, स्कीम्स दे सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको जोड़ी गई, यानी कि डेवलपर के प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी डेवलपर के अनुसार। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा चेंजेस जो पिछला वर्जन था ASP का, उससे इसमें किया गया। जैसे आपका बहुत सारा प्री कंपाइलेशन टूल्स को जोड़ा गया, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी के कंसेप्ट को जोड़ा गया, हेल्थ के मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग सिस्टम को इसके साथ जोड़ा गया, और वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को इसके साथ जोड़ा गया। तो इन सारे को ओवरऑल को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब जाकर के डिफिनेशन होता है किसका? ASP.NET का। तो ASP.NET में प्रोग्राम बनाना, यानी कि वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए एकदम आसान सा है। आपको इसमें कहीं कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमको फैसिलिटी मेन जो देता है, यहां पर कोडिंग जो होगा, ये कोड यहां ऑटो कोड जनरेशन सिस्टम है, यानी ये IDE प्रोवाइड करता है। और IDE के जैसा IDE के थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे, अपने पेज को डिजाइन करेंगे, उस पेज की ऑटोमेटिक XHTML में कोडिंग होते रहेगी, हमको कोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिससे हमारा एक जो मेन हेडेक था कि कोड के यानी टैग के सिंटेक्स को याद रखना, उसके प्रॉपर्टी को याद रखना, ये हमसे अलग कर दिया, यानी इस हेडेक से हमको मुक्त कर दिया। अब ये कहा कि नॉर्मली जैसे आप VB में IDE के थ्रू किसी भी तरह के प्रोग्राम को, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को जो वहां डेवलप करते हैं, उसी तरीके से आप वेबसाइट को भी डेवलप करते चले जाइए और ये सारा काम आपका ऑटोमेटिक, यानी कि इंटरनली जो कोड का काम है ये ऑटोमेटिक करते जाएगा। तो ASP.NET के IDE को कहा जाता है VWD, विजुअल वेब डेवलपर। क्या कहेंगे यहां पर? VWD, विजुअल वेब डेवलपर। ये कंसेप्ट आया आपको ASP.NET के साथ कि IDE नहीं होकर के क्या हो गया? VWD हो गया। VWD में जो फैसिलिटी या जो फीचर्स आपको नॉर्मली IDE में मिलता है, वो सारा फीचर्स आपको यहां भी अवेलेबल होगा। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दिया कि इतनी सी बात आपको जानना होगा, तब इसके बाद आपको ASP के बारे में डिटेल में मैं और बताऊंगा कि किस तरीके से यूज होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, या कैसे कैसे ये आगे आया, कैसे कैसे ये चेंजेस हुए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और लगातार जो सीरीज ASP.NET का चलेगा, यदि आप कंटिन्यू रहेंगे तो ASP.NET में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आगे डिटेल में मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।